नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, से आचार्य लोक प्रशासन, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज हम बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं विषय के टॉपिक भारत का रिजर्व बैंक संगठन एवं कार्य विषय पर चर्चा करेंगे। भारत का रिजर्व बैंक भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जो भारत का रिजर्व जो बैंक है वो बेसिकली स्वतंत्रता के पश्चात इसको उस स्वतंत्रता से पहले रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम 1948 के द्वारा इसको एक राष्ट्रीयकृत करने के लिए कार्य किया गया। 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीयकृत संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान लागू हो गया तो इसे केंद्र संघ सूची में रखा गया, केंद्र सूची में रखा गया और अप्रैल 1937 में जब बर्मा भारत से अलग हो गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं, बर्मा की चल मुद्रा के प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता रहा। रिजर्व बैंक का संगठन, रिजर्व बैंक का जो संगठन है उसमें उसका जो प्रमुख संचालन उनका प्रबंधन मंडल करता है या प्रबंधक करता है, और प्रबंधक में 20 सदस्यों वाली केंद्रीय संचालक मंडल जो होता है वो रिजर्व बैंक के समस्त कार्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। प्रबंधन मंडल में कुल 20 सदस्य होते हैं, उनमें एक इसका जो गवर्नर होता है, जो इसका सर्वे सर्वा होता है रिजर्व बैंक का। 4 उप गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और ये सार्वजनिक सेवाएं से वैतनिक सेवा है, इनका वेतन सरकार के राजकोष से होता है। स्थानीय मंडल में से 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो संचालक के रूप में होते हैं, और भारत सरकार द्वारा जो स्थानीय जो लोकल हेड बॉडी हैं उनमें से 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अन्य संचालक भी जैसे व्यापार, उद्योग, सहकारिता, कृषि के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार इनका मनोनयन करती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और एक सरकारी अधिकारी के रूप में भी सरकार एक व्यक्ति को मनोनीत करती है। ये भारत सरकार की सामान्यतः यह भारत सरकार का वित्त सचिव होता है और लेकिन इसे मताधिकार प्राप्त नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 4 प्रधान कार्यालय हैं और जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रधान कार्यालय है वो पहले कलकत्ता में था, जो 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई हो गया। तो मुंबई में इनका प्रधान कार्यालय भी है और स्थानीय मुख्य कार्यालय भी है। स्थानीय मंडल के जो कार्यालय हैं, इनके अलावा 16 क्षेत्रीय कार्यालय जो प्राय लगभग सभी देशों की राजधानियों में है, ज्यादातर जो कार्यालय हैं। तो ये जैसे जयपुर में भी एक कार्यालय ये बैंकों से संबंधित कार्य भी करते हैं। इन कार्यालयों में जैसे जयपुर है, कानपुर है, जम्मू है, नागपुर है, पटना है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, भोपाल है। ये कार्यालय इनके क्षेत्रीय कार्यालय 16 कार्यालय हैं। केंद्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का जो संगठन होता है 2 भागों में विभक्त करके ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। पहला नोट निर्गमन का विभाग और दूसरा बैंकिंग विभाग। रिजर्व बैंक का जो प्रशासन है वो मुख्यतः इसी प्रबंधन मंडल के, जिसको हम केंद्रीय संचालक मंडल कहते हैं, इसके द्वारा निर्देशित, नियंत्रित और पर्यवेक्षित किया जाता है। रिजर्व बैंक की अब हम प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य, पहला कार्य है नोटों का निर्गमन करना। रिजर्व बैंक भारत नोट निर्गमन का एक अधिकार रखता है। इस बैंक
का जो नोट निर्गमन विभाग है, नोट के निर्गमन हेतु आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। इसके लिए 1957 में संशोधन के माध्यम से नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम निधि रखने का प्रावधान, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना अथवा सोने की मुद्रा और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखे जाने का प्रावधान था। और संशोधित अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि रिजर्व बैंक आवश्यकता अनुसार विदेशी प्रतिभूति रखने की व्यवस्था को समाप्त भी कर सकता है। दूसरा कार्य है सरकारी बैंकर के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसलिए सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करते समय रिजर्व बैंक सरकारी धन प्राप्त करता है, उसके भुगतान करता है, लोक ऋण की व्यवस्था करता है, सरकारी कोषों के स्थानांतरण का कार्य करता है, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, सरकार को आर्थिक परामर्श देता है, सहयोग देता है, विदेशी विनिमय व्यवस्था को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य एक सरकारी बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक करता है। तीसरा कार्य है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखने का कार्य रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक का विदेशी विनिमय नियंत्रण विभाग देश के विदेशी विनिमय की मांग और आपूर्ति का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है और उसमें संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता रहता है। विदेशी मुद्राओं की समस्त राष्ट्रीय कोष रिजर्व बैंक की अधिकार में रहता है। इनमें से कोई भी भुगतान उसकी स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक आवश्यक कार्य करता है और रिजर्व बैंक निर्धारित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता रहता है। यह विनिमय दर का अभिप्राय रुपयों का बाहरी मूल्य अर्थात अन्य देशों के साथ रुपये की कीमत का संबंध से है। अगला कार्य है विदेशी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। ये सभी अनुसूचित बैंकों का शीर्ष बैंक है, मुख्य बैंक है। इस हिसाब से शीर्ष बैंक होने के नाते जो अन्य संचालित बैंक है उन पर नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए जितने भी लाइसेंस हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाते हैं। बैंकों के निरीक्षण पर्यवेक्षण का कार्य रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक नई शाखाएं खोलने पर और उस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। जो कमजोर शाखा है उनके समापन की सिफारिश भी करता है। दुर्लभ बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय करने का कार्य करता है और बैंकों के द्वारा ऋण लेने की नीति को निर्धारित करता है। बैंकों के संबंधित सेवा शर्तें के निस्तारण के लिए कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में सदस्य के रूप में बैंकों को आर्थिक सहायता देने का कार्य रिजर्व बैंक करता है। अगला कार्य है रिजर्व बैंक का समाशोधन गृह कार्य। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता होने के नाते बैंकों के पारस्परिक भुगतान को निर्देशित नियंत्रित करने के लिए समाशोधन गृह कार्य करता है। समाशोधन गृह कार्य से अभिप्राय उस स्थान से है जहां बैंक आपसी पैसे के लेन देन को निपटारा करते हैं, लेकिन जहां समाशोधन गृह की व्यवस्था स्वयं बैंक करता है, जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक नहीं होता है वहां उनके स्टेट बैंक और या स्टेट बैंक के द्वारा दूसरे स्टेट बैंक के सहायक बैंक होते हैं, वहां ये समाशोधन का कार्य इन बैंकों के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है शाख नियंत्रण के कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक प्रमुख कार्य शाख नियंत्रण करना है। शाख नियंत्रण से आयकर देश की व्यापारिक बैंकों और संस्थाओं के द्वारा दी जाने वाले ऋणों पर और नियंत्रण रखना। रिजर्व बैंक अपने आर्थिक परिस्थितियों आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक ऋणों की मात्रा को नियमित करता है। शाख नियंत्रण के दो रूप, मात्रात्मक शाख नियंत्रण और गुणात्मक शाख नियंत्रण, दोनों ही भारत सरकार के नियंत्रण के लिए भारत सरकार के नियंत्रण में, रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है और इसलिए ये आवश्यक कार्य रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक का अगला कार्य है जाली मुद्रा को प्रतिरोधन का कार्य। रिजर्व बैंक हमेशा ये प्रयास रखता है कि समय समय पर मुद्रा की सुरक्षा के बारे में सरकार से चर्चा की जाए
नोटों की सुरक्षा, उनके मानकों, उनके गुणों में परिवर्तन और वृद्धि आदि विषय पर चर्चा की जाए। यहाँ प्रचलित जाली मुद्रा को रोकने के लिए कार्य किया जाए। अभी आपने हाल ही में कुछ समय पहले जो विमुद्रीकरण देखा, तो उसका उद्देश्य यही था कि जो प्रचलित जाली मुद्रा अधिकाधिक मात्रा में हो गई थी, इसलिए सरकार द्वारा ये विमुद्रीकरण किया गया। अगला कार्य है विकास के कार्य। रिजर्व बैंक हमेशा अपने बैंकों के विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के कार्यक्रमों में भी ये रिजर्व बैंक न केवल मानवीय आधार पर मदद करता है, बल्कि बैंकिंग सेवाओं को और अन्य अपने अधीनस्थ कार्य करने वाली बैंकिंग संस्थाओं के विकास, उनके उन्नयन के लिए कार्य करता है। और अगला कार्य है शोध और आंकड़ों का संचालन का कार्य। रिजर्व बैंक अपने मुद्रा बाजार के संबंध में सूचना प्राप्त करता है, करेंसी, वित्त, बैंकिंग आदि संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और इस मुख्य प्रकाशनों के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से या साप्ताहिक या वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न बैंकों को, विभिन्न उपभोक्ताओं को ये लाभ प्रदान करने का कार्य करता है। प्रशिक्षण का कार्य। रिजर्व बैंक अपने प्रशिक्षण का कार्य भी करता है। प्रशिक्षण के हिसाब से रिजर्व बैंक अपने बैंकिंग महाविद्यालय या रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय जो संस्था है, इनमें अपने बैंकिंग कार्मिकों, अन्य बैंक के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा उनको बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक आवश्यक वातावरण या उपयोगी वातावरण प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम संक्षिप्त में जो रिजर्व बैंक की कुछ उपलब्धियां हैं, सफलताएं हैं, जिनको हम संक्षिप्त में अंकित कर सकते हैं कि पिछले 70 वर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात रिजर्व बैंक न केवल सरकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि ये बैंक के बैंकर के रूप में काम कर रहा है। एक देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में रिजर्व बैंक का क्या रोल है, इसकी कुछ उपलब्धियों को संक्षिप्त में समझ लें। रिजर्व बैंक की जो उपलब्धियां हैं वो 70 साल में, जैसे मौद्रिक नीति के जो विषय हैं, जो आर्थिक विकास केंद्रीय बैंक के रूप में मौद्रिक नीति को स्थापित करने का कार्य है, उसको एक सफल बनाने का कार्य है, वो रिजर्व बैंक ने काफी कुछ किया है। जन विश्वास को भी रिजर्व बैंक ने जीता है। जन विश्वास, जन भावना, जन सहयोग की भावना एक रिजर्व बैंक के प्रति जो रही है वो सदैव सकारात्मक रही है। ये इसकी उपलब्धियों में गिना जा सकता है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार और विकास का श्रेय भी रिजर्व बैंक को दिया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात आज हर स्थिति में बैंकिंग सुविधाओं से लोग जुड़ चुके हैं। इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष से रिजर्व बैंक को जाता है कि देश के बैंकिंग सिस्टम में जो अपूर्व वृद्धि हुई है, व्यापारिक बैंकों की शाखाएं निरंतर बढ़ रही हैं, और इससे हर व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं, चाहे वो ग्रामीण की स्तर पर हो, सीमावर्ती स्तर पर हो, सुदूर स्थित व्यक्ति तक ये बैंकिंग सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। ये रिजर्व बैंक को हम एक सफल सरकारी बैंक और सलाहकार के रूप में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार के कार्यों को निष्पादित, आर्थिक कार्यों को निष्पादित करने में भी ये रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। चाहे वो समाशोधन का कार्य हो, साख नियंत्रण का कार्य हो, विनिमय दरों में स्थिरता रखने का कार्य हो, या संगठित मुद्रा बाजार को विकसित करने का कार्य हो, रिजर्व बैंक ने अपनी एक छवि और अपनी एक सफलता अर्जित की है। इसको इनकी उपलब्धियों में गिना जा सकता है। लेकिन कुछ जो ऐसे दृष्टिकोण है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें हम रिजर्व बैंक के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो अपेक्षित सफलता रिजर्व बैंक में जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब हम संक्षिप्त में रिजर्व बैंक की असफलताओं को देख लेते हैं। जैसे पहला बिंदु है ब्याज दरों में भिन्नता। रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में समानता लाने का कई बार प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास लगभग असफल ही रहा है। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं या आलोचक है, ये मानते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। बैंकों और साहूकारों, महाजनों की ऊंची दर पर वसूल होने वाले बैंक दरों को अभी रिजर्व बैंक अपने द्वारा उसको पूर्णतः एकीकृत नहीं कर पाया, समाप्त नहीं कर पाया। इसी प्रकार से
जो सुसंगठित और समन्वित मुद्रा बाजार विकसित करने की जो आज आवश्यकता थी, वह भी रिजर्व बैंक अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि देशी बैंकों में आज तक ये बैंक अपनी परिधि में, देशी बैंकों को आज तक अपनी परिधि में नहीं ला पाया। साथ ही साथ ये कहें कि बैंकिंग संगठनों को दूर करने में भी ये रिजर्व बैंक असफल रहा है। बैंकिंग व्यवस्था के जो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, रिजर्व बैंक देश में स्थिर बैंकिंग वातावरण को बनाने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ है। बैंकिंग सुविधाओं का भी उतना विकास नहीं हो पाया है। आज हम अगर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की स्थिति से देखें तो जो बैंकिंग सुविधाएं जो होनी चाहिए, अपेक्षित होनी चाहिए, वो रिजर्व बैंक अभी तक सुलभ नहीं करा पाया है। विनिमय विनिमय नियंत्रण में भी रिजर्व बैंक उतना सफल नहीं हो पाए जितना कि इस रिजर्व बैंक से आशा की जाती है, अपेक्षाएं की जाती है। फिर भी हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल हुआ है। देश की उचित मौद्रिक नीति के कुशल संचालन से लेकर बैंकिंग व्यवस्था और संगठित बाजार को विकसित करने में अब अपेक्षित रूप से सफल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षेत्रों में और अधिक मजबूती से कार्य किया जा सके। आज ये बीएफ सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं विषय का ये अंतिम वीडियो है। आज इस विषय का पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है। अगले वीडियो से हम बीएफ सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र विषय पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।